स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसी करंट थ्रू एलसीआर सर्किट। तो यहाँ पे जो हम सर्किट ड्रॉ करेंगे उसके अंदर इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों होंगे। आगे के लेक्चर में मैंने ओनली इंडक्टर या तो ओनली कैपेसिटर या तो ओनली रेजिस्टर था, तब उसके केसेस मैंने पढ़ा दिए आपको। वो लेक्चर पहले प्लीज़ देख लेना, बाद में ही ये आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हम सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों ही ज्वाइन करने वाले हैं। देखो यहाँ पे मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है एसी सोर्स। यहाँ पे रास्ते में यहाँ पे ज्वाइंट होगा एक इंडक्टर, फिर एक कैपेसिटर ज्वाइन करेंगे और फिर एक रेजिस्टेंस ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे तीनों ही इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस तीनों ही मैंने ज्वाइन कर दिए है। आपको पता है ये इंडक्टर का इंडक्टेंस L होगा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C होगा, रेजिस्टेंस R होगा। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो ये जो इंडक्टर है उसके दोनों एंड्स, ये और ये, इंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो है VL। VL क्या है बच्चों? इंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। फिर कैपेसिटर के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप बोलोगे VC। क्या बोलोगे? VC। कैपेसिटर के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलोगे? VC। अब ये जो है वो रेजिस्टेंस है, ये दोनों एंड्स के बीच का रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है उसके दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम बोलेंगे VR। तो VL, VC और VR ये दोनों, ये आप देख लो यहाँ पे, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो है पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है? तो ये सर्किट जो मैंने ड्रॉ की है, ये सर्किट में ये एसी सोर्स है। ये क्या है? एसी सोर्स। ये एसी सोर्स है यहाँ पे, और इसके साथ इंडक्टर, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस तीनों ही मैंने ज्वाइन कर दिए। अब आपको एक चीज़ मालूम थी जब हमने इंडक्टर पढ़ा तब, कि इंडक्टर में वोल्टेज करंट से π/2 जितना आगे हो जाता है, ये आपको मालूम था। याद करो बच्चों, करंट पीछे है π/2 जितना, वोल्टेज आगे हो जाता है π/2 जितना। तो मान लो मैंने करंट को रखा है x एक्सिस पे, करंट को मैंने रखा है x एक्सिस पे, तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, वोल्टेज π/2 जितना आगे है तो वोल्टेज आएगा ये y एक्सिस पे। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे आप देखो, ये करंट जो है वो x एक्सिस पे है यहाँ पे, तो वोल्टेज कहाँ पे आएगा बच्चों? वोल्टेज आएगा y एक्सिस पे। तभी तो ये π/2 जितना, ये देखो ये वोल्टेज आगे चला जाएगा। समझ में आ रहा है? करंट का जो फेजर है, करंट का फेजर x एक्सिस पे है, करंट का फेजर x एक्सिस पे है, और वोल्टेज जो है, वोल्टेज वो π/2 जितना आगे है, इसलिए उसका फेजर आगे है। देखो ये ऊपर जा चुका है, कहाँ पे? y एक्सिस पे, यहाँ पे। तो करंट π/2 जितना पीछे है और वोल्टेज π/2 जितना आगे बढ़ चुका है, इसलिए उसका फेजर वोल्टेज का यहाँ पहुँच गया है। करंट अभी यहाँ पे है, वोल्टेज अभी यहाँ पे पहुँच गया है, π/2 जितना फेजर आगे है। कैपेसिटर में आपने क्या देखा था बच्चों? कैपेसिटर में आपने देखा था कि वोल्टेज π/2 जितना पीछे रह जाएगा। तो मान लो करंट आपका x एक्सिस पे है, तो वोल्टेज पीछे है π/2 जितना, तो वोल्टेज का जो फेजर होगा
वो यहाँ पे नीचे आएगा π/2 जितना पीछे है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये करंट का आप एक्स एक्सिस पे, लेकिन ये वोल्टेज होगा वो आएगा नीचे की ओर, क्योंकि ये π/2 जितना पीछे रह गया है। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, आप ये फेजर आपको पता है फेजर क्या है? घूमते हुए वेक्टर। फेजर क्या है? ये घूमते हुए वेक्टर। आप एक चीज़ एज्यूम कर लो, मान लो ये है करंट का वेक्टर, घूमता हुआ फेजर। तो करंट का फेजर मैं रखूँगा एक्स एक्सिस पे, करंट का फेजर मैं रखूँगा एक्स एक्सिस पे, और वोल्टेज का फेजर घूमेगा। मान लो करंट है, उसको मैं एक्स एक्सिस पे फिक्स कर देता हूँ, करंट को मैं एक्स एक्सिस पे फिक्स कर देता हूँ। घूमेगा कौन? वोल्टेज घूमेगा। मान लो वोल्टेज का फेजर घूमेगा, वी का फेजर घूमेगा। तो ये करंट कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे। अब दूसरा फेजर कौन सा है? वोल्टेज का। तो इंडक्टर में क्या पढ़ा आपने? इंडक्टर में पढ़ा करंट से वोल्टेज आगे है, वोल्टेज आगे है। कितना आगे है? π/2 जितना रेस में आगे है। तो होगा क्या, दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं तो फेज डिफरेंस 0 है। लेकिन ये वोल्टेज जो है, वोल्टेज वो इस तरह से आ गया, तो वोल्टेज देखो रेस में आगे बढ़ चुका है। समझ में आ रहा है? वोल्टेज ने इतना कवर कर लिया है, वोल्टेज ने यहाँ से लेके इतना कवर कर लिया, तो वोल्टेज आगे बढ़ चुका है। तो यहाँ पे बीच में जो एंगल होगा वो होगा π/2। तो अभी वोल्टेज आगे घूम रहा है, ये करंट पीछे है। देखो समझ में आ रहा है? उसी तरह से कैपेसिटर में क्या होगा बच्चों? करंट अभी हम एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं मान लो, तो कैपेसिटर में क्या होगा? वोल्टेज का जो फेजर है वो π/2 जितना पीछे है अभी, तो वोल्टेज का फेजर जो होगा वो इस तरह से पीछे होगा, और करंट एक्स एक्सिस पे पहुंचा है। करंट कहाँ पे पहुंचा है? अभी एक्स एक्सिस पे। तो वोल्टेज अभी ये पीछे है। देखो समझ में आ रहा है? अगर दोनों घूमेंगे तो इस तरह से घूमेंगे, इस तरह से। समझ में आ रहा है? तो अभी ये करंट कहाँ पे है? करंट अभी है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, और वोल्टेज का फेजर है π/2 जितना पीछे। तो दोनों ही वेक्टर इस तरह से ड्रॉ होंगे। तो कैपेसिटर में अगर ड्रॉ करोगे तो करंट एक्स एक्सिस पे और वोल्टेज π/2 जितना पीछे है, तो यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस पे। समझ में आ रहा है? और अकॉर्डिंग टू इसकी जो एंगल थीटा के अकॉर्डिंग ये दोनों ही घूमेंगे, तो बाद में इस तरह से ही घूमेंगे, लेकिन करंट आगे होगा और वोल्टेज पीछे होगा। इस तरह से ही दोनों घूमेंगे, जिसमें दोनों के बीच में π/2 एंगल का डिफरेंस ही रहेगा। तो अभी सिचुएशन हम ये एज्यूम कर रहे हैं, करंट और वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉ किया है, करंट एंड वोल्टेज π/2 जितना पीछे है, यहाँ पे वोल्टेज आगे है इसलिए मैंने ऊपर ड्रॉ किया है। और रेजिस्टेंस में आपने देखा था, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों ही 0 फेज डिफरेंस रखते हैं। तो करंट मान लो एक्स एक्सिस पे है, करंट एक्स एक्सिस पे है यहाँ पे, तो वोल्टेज भी कहाँ पे होगा? वोल्टेज भी एक्स एक्सिस पे ही होगा। करंट एक्स एक्सिस पे है तो आपका जो वोल्टेज होगा VR, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, रेजिस्टेंस के 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है VR, वो भी कहाँ पे होगा? वो भी एक्स एक्सिस पे ही हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या है बच्चों? 0 है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे फेज डिफरेंस 0, यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस π/2, और यहाँ भी करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस π/2। लेकिन यहाँ वोल्टेज लीड कर रहा है, यहाँ पे करंट आगे है तो करंट लीड कर रहा है, यहाँ पे कोई आगे पीछे नहीं है, दोनों एक साथ ही है। समझ में आ रहा है? तो अब मैंने सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस तीनों ही ले लिए। देखो इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस तीनों ही मैंने यहाँ पे ले लिए। देखो तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। ये मैंने फिगर आपको एक्सप्लेन किए, AC थ्रू LCR सर्किट। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, सपोज दैट एन इंडक्टर, अ कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सोर्स। यहाँ पे देखो तीनों सीरीज में है, पैरेलल भी आप रख सकते हो, 2 पैरेलल एक सीरीज में भी रख सकते हो, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे तीनों सीरीज में। अभी ये तीनों सीरीज में। I is the current passing through this circuit as R, L and C are in series. Therefore, at any instant through the 3 elements, AC has the same amplitude and phase. Let it be represented by I equals to I naught sin omega t. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? देखो ये L, C
आर, तीनों ही सीरीज में है। तो यहाँ से जो करंट निकलेगा वो करंट, आपको मालूम है सीरीज कनेक्शन में करंट कभी चेंज नहीं होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ से जो करंट निकलेगा वही इंडक्टर में जाएगा, वही कैपेसिटर में जाएगा, वही यहाँ रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे सीरीज कनेक्शन जब होगा तब तीनों के लिए करंट तो सेम ही होगा। तो सीरीज कनेक्शन की बात है और तीनों में जो करंट होगा वो सेम एम्पलीट्यूड का, सेम फेज का, मीन सेम करंट ही फ्लो होगा। और वो कितना होगा? वो इतना है, ये एज्यूम कर लिया हमने। ये इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 1। तीनों में करंट सेम है, देख लो, I = I0 sin ओमेगा t। तीनों में करंट सेम फ्लो हो रहा है क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है। लेकिन आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, जब सीरीज कनेक्शन होते हैं तब वोल्टेज अलग अलग होते हैं। इसके दो एंड के बीच का वोल्टेज VL, इसके दो एंड के बीच का वोल्टेज VC, इसके दो एंड के बीच का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस VR। समझ में आ रहा है? ये तीनों के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। तो यहाँ पे ये क्या है? ऑल्टरनेटिंग सोर्स। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग सोर्स में क्या होता है? कंटिन्यू करंट एंड वोल्टेज। आपको मालूम है साइन कर्व में क्या होता है? साइन कर्व में कंटिन्यू वोल्टेज और करंट चेंज होते रहते हैं। तो ये VL जो है यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे तीनों के एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैंने लिखा है VL, VC और VR लिखा है। देखो यहाँ पे VL, VC, VR। अब यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट बेयर्स अ डिफरेंट फेज रिलेशनशिप विद द करंट। यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज का यहाँ इंडक्टर के दोनों एंड्स, कैपेसिटर के दोनों एंड्स और रेजिस्टेंस के दोनों एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VL, VC और VR, उसका जो हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे वो फॉर्मूला तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ही है। आपको मालूम है ओम्स लॉ क्या होता है? वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। क्या होता है? वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो ये क्या है? VR क्या है? रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VR। I0 क्या है बच्चों? I0 जो है वो इसमें फ्लो हो रहा है, वो करंट है I0। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू, करंट की मैक्सिमम वैल्यू जो I0 है वो इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे दिखेगा I0, आपको I0 यहाँ पे दिखेगा क्योंकि I का फॉर्मूला क्या होता है? I0 sin ओमेगा t, जिसमें I0 क्या है? करंट की मैक्सिमम वैल्यू। आपको पता है करंट का ग्राफ इस तरह से ऊपर नीचे जब जाएगा तब जब मैक्सिमम ऊपर जाता है करंट का ग्राफ, वो वैल्यू को हम बोलेंगे I0। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? ओम्स लॉ यूज़ किया, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट इंटू रेजिस्टेंस है तो ये मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस ही होगा। रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स के बीच में मैक्सिमम वोल्टेज कितना डिफरेंस मिलेगा? इतना। उसी तरह से कैपेसिटर के दोनों एंड्स के बीच में मैक्सिमम कितना मिलेगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो I0 XC। अब XC क्या है वो आपको मालूम है बच्चों? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मैंने पढ़ा था आगे के लेक्चर में, जब कैपेसिटर हम ज्वाइन करते हैं तब उसका कुछ रेजिस्टेंस इसमें ऐड होता है। तो ये जो करंट होगा और ये है रेजिस्टेंस, लेकिन किसका? कैपेसिटर का, जिसको हम बोलेंगे कैपेसिटिव यहाँ पे रिएक्टेंस। तो ये करंट इंटू रेजिस्टेंस ही है, क्या मिला? वोल्टेज। उसी तरह से इंडक्टर में दोनों एंड्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस वो है I0 XL। तो फिर से ये क्या है? I0 मैक्सिमम करंट और XL क्या है? इंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच का रेजिस्टेंस। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज, करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज, करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज। ओम्स लॉ ही है देखो। लेकिन यहाँ पे I0 यूज़ किया है बच्चों। हमने क्या यूज़ किया है? I0 क्या है? मैक्सिमम जो करंट फ्लो होगा वो, उसकी वैल्यू। तो ये भी सभी क्या हो गए? ये जो सभी मिल रहे हैं आपको वो VL, VC और VR, वो भी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेंगे आपको। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे हम एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें ये तीनों अलग अलग ग्राफ ड्रॉ किए। देखो अलग अलग फेजर है ये तीनों के, 1 2 3। अब मैं एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करूँगा जिसमें तीनों ही एक साथ आपको दिखेंगे, तीनों ही फेजर। समझ में आ रहा है? तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो बच्चों इस तरह से मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ। ये Y एक्सिस और यहाँ पे X एक्सिस, ये देख लो। अब यहाँ पे
सबसे पहले मैंने आपको बताया था करंट को हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, करंट को हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, यहाँ भी करंट को हम एक्स एक्सिस पे ही ले रहे हैं। तो मैं काम करता हूँ, करंट को एक्स एक्सिस पे ही रखता हूँ, समझ में आ रहा है। करंट को एक फिक्स एक्सिस पे रखूंगा, एक्स पे, और वो करंट भी मुझे कौन सा लेना है, मैक्सिमम करंट आई नोट। तो मैं आई नोट का फेजर ड्रॉ कर रहा हूँ, आई नोट का फेजर। चलो आई नोट का फेजर मैंने रख दिया यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, या आई नोट का फेजर मैंने रख दिया है, मैक्सिमम करंट का फेजर। और वो जो फेजर होगा मैक्सिमम करंट का फेजर, वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही रखेंगे हम। कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ पे जो वोल्टेज के फेजर है उसकी बात हम करेंगे। तो वोल्टेज का फेजर अगर इंडक्टर हुआ तो VL होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। VL कहाँ पे होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। ये हुआ VL पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। फिर जो करंट कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज का फेजर होगा वो होगा नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो ये होगा नेगेटिव वाई एक्सिस पे, जिसको हम बोलेंगे VC। हम क्या बोलेंगे उसको, VC। तो VL ऊपर ड्रॉ किया है, VC नीचे ड्रॉ किया है। देखो समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे VL ऊपर था, VL का फेजर, वो मैं एक ही डायग्राम में तीनों ड्रॉ कर रहा हूँ। ये तीनों ही डायग्राम इसके एक के अंदर ही ड्रॉ करूँगा। आई रखा है मैंने एक्स एक्सिस पे, यहाँ भी आई है एक्स एक्सिस पे, यहाँ भी आई है एक्स एक्सिस। लेकिन इसका वोल्टेज VL ऊपर, इसका वोल्टेज VC नीचे, और इसका जो वोल्टेज है VR, इसका फेजर होगा यहाँ पे, यहाँ पे, ये जगह पे मान लो, यहाँ पे ये VR उसका फेजर है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो समझ में आ रहा है। ये क्या है, VR। अब यहाँ पे क्या हुआ आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज दोनों ही एक्स एक्सिस पे है। तो देखो यहाँ पे रेड कलर की लाइन करंट की है, ग्रीन कलर की लाइन जो है वो VR की है, दोनों ही एक्स एक्सिस पे। फिर कैपेसिटर के अंदर I और VC, I और VC, इंडक्टर में I और VL, तो I और VL ये तीनों ही ग्राफ मैंने एक के अंदर ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे मैं एज्यूम करूँगा VL की वैल्यू VC से ज़्यादा है, ये चीज़ मैं एज्यूम करूँगा। इससे उल्टा भी एज्यूम कर सकते हो आप कि VC ज़्यादा है VL से, लेकिन यहाँ पे मैं कोई एक केस एज्यूम करूँगा, यहाँ पे VL की वैल्यू ज़्यादा है VC से। तो मान लो ऊपर आप 10 स्टेप चलेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में 4 स्टेप चलेंगे। तो सोचो आप, ऊपर 10 है, नीचे यहाँ पे ये साइड 4 है, तो इसका जो रिजल्टन मिलेगा, रिजल्टन फाइनल आंसर, रिजल्टन वो ऊपर 10 नीचे 4, तो आंसर 6 मिलेगा, लेकिन वो ऊपर की ओर मिलेगा। सिंपल सी बात है। देखो ये ऊपर है, मान लो VL की वैल्यू 10 है, नीचे VC की वैल्यू 4 है, तो ऊपर 10 नीचे 4, तो ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टन वेक्टर मिलेगा, वो रिजल्टन वेक्टर आपको मिलेगा ऊपर की ओर, ये मिलेगा आपको ऊपर की ओर। तो यहाँ पे मान लो इसका एक रिजल्टन वेक्टर ये मिला, इतना सा। ये जो ब्लू कलर में मैंने लाइन ड्रॉ की है, देख लो आप, ये क्या है, रिजल्टन वेक्टर VL माइनस VC, ये रिजल्टन वेक्टर है। ऊपर 10 नीचे की ओर 4, तो 10 माइनस 4, ये ब्लू कलर की लाइन होगी 6 की, क्योंकि VL माइनस VC, VL 10 था, VC यहाँ पे 4 था, तो 10 माइनस 4 आपको ये 6 की लाइन मिलेगी। तो y एक्सिस पे यहाँ पे पहुँचे हम। और x एक्सिस की बात करेंगे तो x एक्सिस पे एक VR तो है ही, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये x एक्सिस पे VR की लाइन तो है ही। तो ये y एक्सिस और x एक्सिस दोनों को आप मिलाओगे तो ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा। समझ में आ रहा है। और यहाँ से एक ड्रॉ करोगे आप इस तरह से एक रिजल्टन वेक्टर, तो ये जो आपको मिलेगा वो होगा आपका रिजल्टन यहाँ पे वेक्टर।
रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिसको आप बोल सकते हो वी नॉट। क्या बोल सकते हो? वी नॉट। तो यहाँ पे देखो 3 फेजर थे, यहाँ पे वोल्टेज के 3 फेजर, वी एल ऊपर, वी सी नीचे और वी आर एक्स एक्सिस पे। तो 3 वोल्टेज यहाँ पे वी आर, वी सी और वी एल, और तीनों का रिजल्टेंट वोल्टेज कहाँ पे होगा वो हमें ढूंढना था। तो यहाँ पे ये मिल गया। देखो ये जो है वो तीनों का रिजल्टेंट यहाँ पे मिला आपको वोल्टेज। मैक्सिमम वैल्यू है वी नॉट की, क्योंकि करंट की हम मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज की वी नॉट की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो अब देखो ये वी नॉट है, वी नॉट जो आपको चाहिए था वो मिल गया। तो यहाँ तो एक आपको पाइथागोरस, एक यहाँ पे राइट एंड एंगल मिलेगा यहाँ पे। तो एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पे ये राइट एंगल जो है होगा उसके अंदर, ये राइट एंगल के अंदर यहाँ पे ये है वी आर, ये लाइन है वी आर, और ये लाइन जो है वो वी एल माइनस वी सी की है, ये वी एल माइनस वी सी की है, ये वी आर की है, यहाँ पे थीटा होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको अगर वी नॉट चाहिए तो आप क्या करोगे? बहुत सिंपल सी बात है। आपको अगर वी नॉट चाहिए तो यहाँ पे वी नॉट जो होगा वो आपको मिल सकता है इस तरह से। यहाँ पे मैं डिराइव कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू फिगर यहाँ पे आपको जो वी नॉट मिलेगा वो वी नॉट की वैल्यू होगी अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। क्योंकि आपको ये चाहिए डायगनल, तो डायगनल इक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? दोनों के एंड्स यहाँ पे देख लो, दोनों साइड का स्क्वायर, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको ये मिलेगा। देखो समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे वैल्यूज हम पुटअप करने वाले। देखो वी आर की वैल्यू यहाँ से लूँगा, वी सी की, वी एल की, तीनों की वैल्यू मैं यहाँ से लूँगा और यहाँ रख दूँगा। देखो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जैसे ही हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो वी नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा ब्रैकेट में आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स सी होल स्क्वायर। ये होगा इस तरह से। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से आई नॉट बाहर कॉमन निकलेगा तो स्क्वायर के फॉर्म में निकलेगा, और यहाँ तो आई नॉट स्क्वायर है ही, तो यहाँ पे आई नॉट अंडर रूट के बाहर निकाल दोगे तो सिर्फ आई नॉट बचेगा, और ब्रैकेट में जो बचेगा वो होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। ये मिलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ये देखो वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट बाहर निकल गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर मिला। ये चीज़ आपको मिली। देखो अब यहाँ पे आपको ओम्स लॉ यूज़ करना है। देखो आपको यूज़ करना है ओम्स लॉ। तो ये क्या है? वोल्टेज। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वोल्टेज है, ये करंट, ये अंडर रूट मिला, ये पूरी वैल्यू। तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ यूज़ करते हैं। देखो आपको मालूम है यहाँ पे आपको लास्ट में जो इक्वेशन मिला उसमें वोल्टेज यहाँ पे रखूँगा और ये जो करंट है आई नॉट वो नीचे यहाँ पे डिवाइड कर दूँगा, तो आपको इक्वल्स टू मिलेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। ये मिलेगा। देखो बच्चों, तो इसको तो आप ओम्स लॉ के साथ इक्वेट करोगे तो आपको पता लगेगा वोल्टेज अपॉन करंट क्या मिलता है? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो ये जो पूरी सर्किट है उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ये हुआ। अब इसको सिंबल हम क्या देंगे? इसको हम Z सिंबल देंगे। क्या देंगे? Z। इसको हम सिंबल देंगे Z, और इसका नाम होगा इम्पीडेंस। ये इम्पीडेंस है।
Z क्या है बच्चों? इम्पीडेंस। तो यहाँ पे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, यहाँ पे तीनों ही हमने रखे हैं। तो इसका ये पूरी सर्किट का जो इम्पीडेंस मिलेगा वो मिलेगा Z इक्वल्स टू क्या मिला? देखो Z इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये मिला इम्पीडेंस आपको। तो ये तो ओम्स लॉ जैसा ही है। देखो ये वोल्टेज अपॉन करंट इक्वल्स टू रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इसको आप बोलोगे यहाँ पे इम्पीडेंस। तो यहाँ पे इम्पीडेंस मिला √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे XL की वैल्यू और XC की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। क्या थी XL की वैल्यू? बताओ, आपने पढ़ी थी, मैंने ये XL और XC की वैल्यू आपको पढ़ाई थी। क्या थी? ये XL था ओमेगा L, याद होना चाहिए आपको। XL क्या था बच्चों? ओमेगा L। और XC जो था वो क्या था? 1/ओमेगा C, याद करो। तो यहाँ पे मैं ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C इस तरह से भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो R² का R² रखा, XL की जगह पे ओमेगा L और XC की जगह पे 1/ओमेगा C लिख दिया। तो ये आपको मिला इम्पीडेंस, ये हुआ इम्पीडेंस यहाँ पे। और ये सर्किट देखने के बाद आपको थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू भी चाहिए तो भी आपको मिल सकती है tan थीटा इक्वल्स टू, ये अपोजिट साइड है, VL माइनस VC डिवाइड बाई यहाँ पे पास में VR, तो डिवाइड बाई VR। समझ में आ रहा है? तो tan थीटा इक्वल्स टू VL माइनस VC अपॉन VR। और VL को हम क्या लिखते हैं बच्चों? VL को हम लिखते हैं I0 XL, और VC को हमने क्या लिखा था? यहाँ पे आगे लिखा था, देखो, VR को I0R, VC को I0C और VL को I0 इंटू XL। ये VC I0 इंटू XC, VR I0 इंटू R, यहाँ पे देखो आप। तो उसी तरह से यहाँ I0 XL फिर I0 XC डिवाइड बाय I0 R, यहाँ पे ये आपको दिखेगा, देख लो। अब यहाँ पे I0 अगर कट हो जाता है, सभी ऊपर और नीचे से I0 कट हो जाता है, तो आपको मालूम है XL माइनस XC अपॉन R बचता है। क्या बचता है बच्चों? XL माइनस XC अपॉन R बचेगा, देख लो आप। तो tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा क्या मिला? XL माइनस XC अपॉन R। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे tan थीटा मिला आपको XL माइनस XC अपॉन R, ये मिला tan थीटा। और थीटा अगर चाहिए सिर्फ आपको, तो tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे थीटा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे हमने जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया वो इम्पीडेंस क्या है वो बताया, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। देख लो बच्चों। अब बच्चों एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे जो आपको थीटा मिल रहा है वो थीटा क्या है? थीटा करंट I0 का फेजर तो कहाँ पे है बच्चों? करंट I0 का फेजर है एक्स एक्सिस पे। और मैक्सिमम वोल्टेज जो रिजल्टेंट वोल्टेज मिला V0 वो कहाँ पे? यहाँ पे देखो इस तरह से। तो करंट I0 और V0, I0 और V0 के बीच में थीटा जो है वो फेज डिफरेंस है। क्या है? थीटा फेज डिफरेंस है। करंट I0 और V0 वोल्टेज दोनों ही फेजर, देखो एक फेजर है एक्स एक्सिस पे I0 का, V0 जो फेजर है वो यहाँ पे मिला आपको। तो I0 और V0 दोनों ही फेजर के बीच में करंट, सॉरी यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है? फेज डिफरेंस है। तो ये थीटा मिला फेज डिफरेंस बिटवीन I0 एंड V0, करंट एंड वोल्टेज के बीच का यहाँ पे फेज डिफरेंस मिला थीटा। अब थीटा की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के बारे में मैं पढ़ाऊँगा, ध्यान रखो। अब इसके अंदर जो केस हो गए उसमें फर्स्ट केस होगा बच्चों
इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस तीनों आपने ज्वाइन किए हैं, लेकिन उसमें फर्स्ट केस, लेकिन एक्सएल और एक सी की वैल्यू सेम है। एक्सएल और एक सी ये दोनों की वैल्यू सेम है। मान लो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दोनों की वैल्यू सेम है, तो बचेगा क्या? Z इक्वल्स टू आर ही मिलेगा आपको। कैसे? देखो, आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू इम्पीडेंस। तो आपने देखा था जिसको आप बोलते थे Z, V नॉट अपॉन I नॉट इक्वल्स टू Z, और Z मीन्स ये, जिसको आपने नाम दिया था इम्पीडेंस। तो Z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। अब इसके अंदर आप सोचो बच्चों, ये Z का फॉर्मूला है। आप सोचो एक्सएल और एक्सी सेम वैल्यू के है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 हो जाएगा 0। तो ये तो पूरा स्टेप 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो क्या बचा? सिर्फ बचा आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो मिलेगा Z इक्वल्स टू आर। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसमें पहला केस मैंने आपको पढ़ाया, फर्स्ट केस, ये Z का फॉर्मूला आप ध्यान रखना। Z का जो फॉर्मूला है, इम्पीडेंस का फॉर्मूला है, Z का नाम इम्पीडेंस, ये जो फॉर्मूला है जिसमें एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, दोनों सेम है। समझ में आ रहा है? देखो एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, अब दोनों ही सेम है, तो Z इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको? मिलेगा R, क्योंकि अब इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई होगा R, और ये दोनों एक्सएल और एक्सी तो कट हो जाएंगे। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक्सएल और एक्सी अगर कट हो जा रहे, मीन्स ये टेन थीटा का जो फॉर्मूला आपने देखा, टेन थीटा का फॉर्मूला, उसमें एक्सएल और एक्सी सेम है, मीन्स 5 माइनस 5, उसकी वैल्यू मान लो 5 ले ली है, तो 5 माइनस 5 ऊपर हो जाएगा 0 डिवाइड बाय R, और 0 डिवाइड बाय समथिंग तो आपको मालूम है वो 0 हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल्स टू 0, और थीटा इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल हो गए, तब Z की वैल्यू R होगी, और फेज डिफरेंस थीटा की वैल्यू 0 होगी। ये चीज़ आप याद रखना, Z की वैल्यू R हो जाएगी, और फेज डिफरेंस, किसके बीच का फेज डिफरेंस? करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। अब सेकंड केस क्या होगा बच्चों? सेकंड केस होगा इफ एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे एक्सएल वीएल ग्रेटर देन वीसी, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे ये जो केस था उसमें वीएल ग्रेटर देन वीसी यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ था। तो अब यहाँ पे एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी जब होगा तब आपको मालूम है यहाँ पे थीटा पॉजिटिव मिलेगा, टेन थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, तो यहाँ पे जैसे ही आपने देखा ये एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा है एक्सी से, तो यहाँ पे थीटा, टेन थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी पॉजिटिव। और यहाँ भी आप देख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आपको ये जो Z मिलेगा वो इसके अंदर एक्सएल की वैल्यू बड़ी है तो एक्सएल पहले लिखोगे, एक्सी की छोटी है तो माइनस एक्सी और इसका होल स्क्वायर, ये आपको Z की वैल्यू भी इस तरह से मिलेगी यहाँ पे। और अगर मान लो थर्ड केस में ले रहा हूँ यहाँ पे एक C बड़ा है XL से, एक C की वैल्यू बड़ी है XL से, तो टेन थीटा की वैल्यू जैसे यहाँ पॉजिटिव थी वैसे यहाँ टेन थीटा मिलेगा नेगेटिव, तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। और यहाँ पे वोल्टेज पीछे रह जाएगा करंट से, कितनी फेज में? थीटा जितनी फेज में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे टेन थीटा नेगेटिव मिलेगा और यहाँ पे करंट आगे जाएगा, वोल्टेज पीछे रह जाएगा और थीटा जितनी फेज से।
तो यहाँ पे ये स्पेशल 3 केस मैंने लिखे हैं। देखो बच्चों, जिस ये तीनों ही केस में दोनों इक्वल है, तो क्या एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है या एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, ये तीनों ही केस में क्या होगा वो यहाँ पे मैंने लिखा है। लेकिन ये जो भी है वो LCR सर्किट के लिए है। ये सर्किट के अंदर इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस तीनों ही होंगे, याद रखना बच्चों, समझ में आ रहा है। तो ये LCR सर्किट के लिए है। तो ये पूरा डेरिवेशन यहाँ पे था AC थ्रू LCR सर्किट। इसके अंदर आपको LCR तीनों ही दिए हुए हैं, उसका एक फेज डायग्राम भी ड्रॉ किया, फिर इम्पीडेंस क्या है वो भी यहाँ पे देख लिया आपने, इम्पीडेंस, और थीटा क्या मिलेगा वो भी आपने देख लिया, और तीनों केस का भी स्टडी यहाँ पे कर लिया। तीनों केस का यहाँ पे स्टडी हो चुका है। देखो समझ में आ रहा है बच्चों। अब लास्ट में मैं पढ़ाने वाला हूँ ये LCR सर्किट, जहाँ पे VL ग्रेटर देन VC है, VL ग्रेटर देन VC है, जहाँ पे इसका वोल्टेज वर्सेस ओमेगा टी और करंट वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ, ये लास्ट में मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। देखो वोल्टेज वर्सेस ओमेगा टी और करंट वर्सेस ओमेगा टी का एक ग्राफ। देखो यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ इस तरह से। मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे जो वोल्टेज वर्सेस ओमेगा टी ग्राफ है वो ग्राफ मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगा। ये जो आपको दिख रहा है वो है वोल्टेज वर्सेस ओमेगा टी ग्राफ, ब्लैक कलर में। और इस तरह से ही करंट वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन हमने ली है XL ग्रेटर देन XC की। याद रखना 3 कंडीशन हमने पढ़ ली है, XL इक्वल्स टू XC, XL ग्रेटर देन XC और XL लेस देन XC। लेकिन हम ये कंडीशन ले रहे हैं, यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो ये कंडीशन में यहाँ पे वोल्टेज थीटा जितना, थीटा मीन्स ओमेगा टी, यहाँ पे जिसको आप थीटा लिख रहे हो, देखो यहाँ पे ये जो थीटा है, आप जो यहाँ पे थीटा आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, ओमेगा टी है। तो यहाँ पे वोल्टेज आगे है, ओमेगा टी फेज आगे है वोल्टेज, और करंट पीछे है। तो जब मैं करंट का ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो करंट का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा बच्चों, ध्यान रखना। इस तरह से ड्रॉ होगा, देख लो, ये है करंट का ग्राफ। समझ में आ रहा है, I वर्सेस ओमेगा टी, I वर्सेस ओमेगा टी। अब इसमें जो फेज डिफरेंस होगी ना बच्चों दोनों के बीच में, देखो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगी वो होगी यहाँ पे थीटा जितनी, थीटा जितनी फेज डिफरेंस होगी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये करंट वर्सेस ओमेगा टी और वोल्टेज वर्सेस ओमेगा टी का मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। और ये जो केस है वो XL ग्रेटर देन XC मीन्स आपका यहाँ पे XL ग्रेटर देन XC, ये सेकंड नंबर का केस है। सेकंड नंबर का जो केस है जिसमें लिखा हुआ है वोल्टेज लीड द करंट बाय अ फेज एंगल थीटा, तो यही आपको यहाँ पे ग्राफ में देखने को मिल रहा है। जो वोल्टेज है, वोल्टेज वो लीड कर रहा है थीटा एंगल से, फेज डिफरेंस थीटा है दोनों के बीच में। समझ में आ रहा है। और ये इसका ग्राफ है XL ग्रेटर देन XC का, और उसके बारे में ये यहाँ पे देखो पहले से ये फेज डायग्राम भी इसका ही है और मैंने ये पढ़ाया हुआ है। ओके।